बिल्कुल। और सर, अगर स्पेशल चाइल्ड का कोई सिबलिंग है तो उसकी भूमिका प्लानिंग में किस तरीके से तय की जानी चाहिए ताकि रिश्तों पर किसी भी तरीके का कोई दबाव न पड़े, जिम्मेदारियां जो है वो स्पष्ट रहें? मैं वैसे दो पार्ट में आपको आंसर करूंगा इस जवाब का। जी। आप सिबलिंग को ऑटोमेटिक केयर गिवर ना माने। हम्म। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं पेरेंट्स की, कि वो मान लेते हैं कि हमारा जो दूसरा बच्चा है, चाहे वो भाई हो या बहन है, ये ऑटोमेटिक केयर गिवर है। आप उनकी सहमति और क्षमता पहले चेक करें, और हो सके तो उनसे लिखित में लें कि दे आर रेडी टू बिकम द केयर गिवर ऑफ योर स्पेशल चाइल्ड आफ्टर देम। आप ये मान के चलें कि आपके जो सिबलिंग है, उस बच्चे का जो सिबलिंग है, चाहे वो भाई या बहन है, उनकी अपनी एक जिंदगी है, बिल्कुल। और उनका अपना एक परिवार होगा एक टाइम पे। हम्म। क्या ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठा सकते हैं? पहला। दूसरा, क्या वो उठाने को तैयार है? क्या उनकी फैमिली उनको उठाने देगी? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा दूसरा आप ये मान के ना चले कि आपका जो बच्चे का जो सिबलिंग है, वो इस ट्रस्ट का बेस्ट ट्रस्टी है, क्योंकि हो सकता है उससे बेटर ऑल्टरनेटिव्स आपके पास हों। हम्म। रोल क्लैरिटी से रिश्ता बच जाता है। तो ये क्लैरिफिकेशन ऑफ रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक और बात कहता हूँ मैम, जो जो मैंने एक्सपीरियंस से देखा है। मैंने जब भी स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट बनाई है, बहुत सारी ट्रस्ट मैंने स्पेशल चाइल्ड की बनाई है, जी। उसमें पेरेंट्स जनरली एक प्रोविजन डालते हैं कि हमारे बाद हमारा जो दूसरा बच्चा है वो ट्रस्टी बनेगा, और कल को स्पेशल चाइल्ड को कुछ हो गया हम्म। तो ये बची हुई रकम जो इस ट्रस्ट की है, वो इसके भाई या बहन को चली जाएगी जिसको वो ट्रस्टी बना रहे। हम्म। अब इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। ये जो बच्चा जो ठीक ठाक है, जो उसका भाई या बहन है, वो जब पैसा खर्च करते हैं अपने स्पेशल भाई या बहन पे, तो उनको हमेशा लगता है ये हमारी जेब में से पैसा जा रहा है, क्योंकि हाँ। अल्टीमेटली तो ये हमारे पास आना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये गलती बिल्कुल ना करें। आप जो रेसिड्यूरी बेनिफिशियरी है, वो कभी भी सिबलिंग को ना बनाएं, अगर आप उनको ट्रस्टीशिप या कंट्रोल दे रहे हो स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट। बिल्कुल, तो कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है और कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। सिर्फ कुछ सवाल आ गए हैं दर्शकों के, उन सवालों को एक बार फिर से हम शामिल कर लेते हैं। भोपाल से सवाल आया है मोहम्मद इरफान का। ये पूछ रहे हैं कि एस्टेट प्लानिंग का खर्च कितना आता है? एस्टेट प्लानिंग का खर्च ऐसे तो बताना बड़ा मुश्किल है कितना आता है, डिपेंड करता है आपकी जरूरत क्या है। हम्म। राइट, आप किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट आपकी जरूरत है। अगर आपने एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाई तो 2-2.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। अगर विल से काम हो गया तो 15-20 हजार रुपए में बन जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है। पर असली खर्च वो खर्च नहीं है जो ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने पे जाता है। असली खर्च वो है जो नुकसान होता है अगर आपने ये डॉक्यूमेंट ऑफ प्लानिंग नहीं करी। हम्म। कॉस्ट इज नॉट व्हाट यू पे अ लॉयर, कॉस्ट इज एक्चुअली नॉट डूइंग इट। और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ, परिवार में विवाद क्रिएट हुआ, प्रॉपर्टीज कानूनी दाव पेच में फंस गई, राइट, उनकी रिलेशनशिप खराब हो गई, आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, ये सब चीजें, ये असली खर्च है। तो रियल कॉस्ट इज नॉट मनी यू गिव टू अ लॉयर टू, या किसी एस्टेट प्लानर को कि भाई ये मेरा सब कुछ ठीक ठाक चले। असली कॉस्ट वो है जो उसके ना करने की कॉस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल सर नोएडा से कविता का आया है, और ये अभी जो हम गार्जियन की बात कर रहे थे उसी से जुड़ा हुआ इनका ये सवाल है। कविता का ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई गार्जियन ना मिले तो फिर क्या ऑप्शन है? अगर गार्डियन ना मिले तो आपको किसी संस्था को गार्डियन बनाना पड़ेगा। राइट, आपको मतलब गार्डियन तो बनना ही पड़ेगा ना। तो किसी संस्था को गार्डियन बनाइए। और अगर आप गार्डियन नहीं बना पाते तो कोर्ट बनाएगा गार्डियन। राइट, तो गार्डियन, और मैं आपको एक एक तरीका बताता हूँ जिसमें गार्डियन बन सकते हैं। आप और ऐसे लोगों से मिलें जिनके स्पेशल चाइल्ड है, और आप रेसिप्रोकल गार्डियन बन जाए एक दूसरे के। ये तो पता ही नहीं ना किसको किसकी कब जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली। और मैंने बहुत बार देखा है कि जो ये स्पेशल चाइल्ड की हम जो
एसोसिएशंस बना लेते हैं, ये बहुत इफेक्टिव होती हैं, बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि सब सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उनके अंदर वो सोच, वो इमोशंस और वो कैपेबिलिटी ज्यादा होती है देन अ नॉर्मल पर्सन। तो आपके लिए जरूरी है, बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने एरिया में ऐसे और पेरेंट्स से, माता पिता से मिले जो सेम प्रॉब्लम फेस कर सक रहे हैं और उनको उनको उनके साथ गार्डियनशिप के अरेंजमेंट्स रेसिप्रोकल क्रिएट करें। बिल्कुल बिल्कुल। सर, कोलकाता से अगला सवाल हम लेंगे। संजय पॉल का ये सवाल है और इन्होंने पूछा है कि एस्टेट प्लानिंग में बदलाव आखिरकार कब करना चाहिए? मैं हमेशा कहता हूँ एस्टेट प्लानिंग इज नॉट फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। ये एक बार का काम नहीं है बिल्कुल। और इसको एक बार का काम समझना सबसे बड़ी गलती है। अब बदलाव क्यों करना पड़ेगा, और आज के सेशन के हिसाब से बात करेंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर गार्डियन या ट्रस्टी की स्थिति बदल जाए, आपके उनसे रिलेशनशिप बदल जाए, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम आ जाए या उनकी पर्सन में प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। माता पिता की हेल्थ या इनकम बदले तो चेंज करना पड़ेगा। बच्चे की मेडिकल या सपोर्ट नीड्स बदले तो चेंज करना पड़ेगा। कानून या सरकारी स्कीम बदले तो चेंज करना पड़ेगा। परिवार में कोई डाइवोर्स, सेपरेशन, रीलोकेशन हो जाए तो आपको चेंज करना पड़ेगा। आप एक रूल याद करें, स्पेशल चाइल्ड प्लानिंग को हर 2 या 3 साल में एक बार रिव्यू करना बहुत जरूरी। बिल्कुल। तो हर 2 से 3 साल में एस्टेट प्लानिंग को रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पेशल चाइल्ड की। सर, सिंगल मदर अगर हैं तो और अगर उनके पास स्पेशल चाइल्ड है, उनके लिए एस्टेट प्लानिंग क्यों और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और किन पॉइंट्स को उनको ध्यान में रखना चाहिए? तो जो सिंगल मदर है उनके साथ सबसे बड़ी मतलब समस्या ये है कि उनके बाद बच्चे का क्या हो, बिल्कुल। और ये रिस्क बहुत ज्यादा है, राइट। तो उनको तो जरूर जरूर अपने लाइफ टाइम में बच्चे का सक्सेसर गार्डियन अपॉइंट कर देना चाहिए। सेकंड, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाकर बच्चे की संपत्ति को सुरक्षित कर देना चाहिए। इस ट्रस्ट की ट्रस्टी वो बन सकती है और बच्चे के साथ बेनिफिशियरी भी बन सकती है, जिसमें उन्होंने लिखा हो कि मेरे बाद ये ट्रस्टी होगा, बेनिफिशियरी अब मेरा खाली स्पेशल चाइल्ड हो। स्पेशल अगर आप सिंगल मदर हैं या आप सिंगल फादर भी हैं मैम, तो भी आपके लिए ये रिस्क बढ़ जाता है और आपको बहुत जरूरी है कि इसकी प्लानिंग आप अभी से करें।